कक्षा 7 के सभी भैया बहनों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत 2 पुस्तक को पढ़ा गया, इतिहास, भूगोल। आज ये तीसरा पुस्तक है। आप देखते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। भैया बहनों, इस पुस्तक को हम लोग आज पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे। इसमें पहला अध्याय है, पहला इकाई में भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय लोकतंत्र क्या है और इसमें समानता कैसे है, इस प्रकार की बातों को हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि पहला अध्याय समानता लिखा हुआ है। ये जो विभिन्न प्रकार के भैया बहनों चित्र दिखाया गया है, ये कुछ लोग मत देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। ये भैया बहनों, ये सभी लोग अमीर, गरीब, ऊंच नीच, अनेक अंतरजातीय ऐसे लोग इसमें हैं और इनके अंदर एक समानता है। लोकतंत्र में हमारी समानता क्यों है, यह इसको संबोधित करता है, व्यक्त करता है कि प्रत्येक व्यक्ति वो अपने समानता के अधिकार के लिए कैसे वचनबद्ध होता है, इसका हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। जिसमें हम देखते हैं कांता की कहानी, वो कैसे अपने चुनाव में अपना मत देने के लिए लाइन में खड़ी है और अपने बारी की प्रतीक्षा करती है। ऐसा नहीं कि वो लाइन तोड़ करके और अपना मत सबसे पहले डाल करके और अपना काम करने चली जाए, ऐसा नहीं। इस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि भारत में सब समान और सब एक भाव से काम करें। इसका आकलन इस अध्याय से हमको प्राप्त होता है। भैया बहनों, इस पाठ का नाम जैसे समानता है, तो इस बुक का नाम भी कहीं कहीं नागरिक शास्त्र कहते हैं, कहीं कहीं नागरिक जीवन इसका नाम है, और इसमें हमारा नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इस प्रकार के हमारा सामाजिक जीवन कैसा हो, हम समाज के बंधुओं के साथ कैसे अपना व्यवहार करें, कैसे उनकी बातों को मानें, और कैसे जो काम नहीं करने वाला है उसको हम कैसे न करें और क्यों न करें, और यदि काम हमको करने की इच्छा भी नहीं है लेकिन समाज के देखने के आधार पर हम कैसे हमको करना पड़ता है, यही बात है। जैसे भैया बहनों, हमको प्रातःकाल जगने का मन नहीं करता है, लेकिन हम कहीं अपने मन में सोचते हैं कि भाई प्रातः काल जगने का इच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन जगना चाहिए, ये अच्छा दिनचर्या का काम है, अच्छे लोग जगते हैं, महान बने हैं। इस प्रकार से समाज भी हमें शिक्षा देती है कि हमें जो काम अच्छा लग रहा है, हमें जो अच्छा लग रहा है लेकिन है समाज के लिए खराब, वह काम को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इस बात की ओर भी हमारा यह ध्यान आकृष्ट करता है कि हम कैसे समाज में रहें और लोकतंत्र के अंतर्गत कैसे अपने समानता का व्यवहार बनाए रखें। भैया बहनों, यदि आप लोग बने रहेंगे, ठीक से लाइन बाय लाइन सुनेंगे और पढ़ेंगे, तो बहुत ही अच्छा आनंद आता है। ये विषय बड़ा रोचक विषय है, जैसा कि सामाजिक विषय में सबसे महत्वपूर्ण ये विषय है। इस पर हमारा सारा राजनीति और लोकतंत्र और हमारा समाज टिका हुआ है। हम अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत इत्यादि पढ़ते हैं, लेकिन वह मुझे इस प्रकार की शिक्षा नहीं देती जिस प्रकार से यह हमें कैसे हम समाज के प्रति प्रतिबद्ध हों,
कैसे समाज में एकता हो, समानता हो, यदि नहीं हो तो कैसे हम उसको कायम रखें, बनाएं। बड़ों के प्रति हमारा क्या आदर है, ये हमारा अधिकार और हमारा व्यवहार और हमारा कर्तव्य है। तो आइए हम लोग अब भैया बहनों, इसके लिए इतिहास और नागरिक शास्त्र का एक कॉपी बनेगा। भूगोल में जैसा कि चित्र आपको बनाना है तो उसके लिए ये कॉपी अलग से बनाने के लिए बताई गई है। इस प्रकार से हम अपना लिखना पढ़ना शुरू करेंगे। मताधिकार की समानता। सबसे पहले भैया बहनों हमारे मत माने अपना विचार। भैया बहनों, हम जब लाइन में खड़े होते हैं, विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र के लोग, पार्टी के लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, अपना अपना चुनाव लड़ने के लिए वोट मांगते हैं। परंतु हम सबके साथ हाँ तो कहते हैं, लेकिन भैया बहनों हमारा जो मत, अपना मन है, मन के अनुसार हम जो पार्टी, जो दल समाज के लिए अच्छा काम करती है उसको हम मत देते हैं। अर्थात कोई हमें लोभ पैदा करता है, कुछ धन देता है, समाज में बांटता है। विभिन्न प्रकार के आज के समय में लोगों को लुभाया जा रहा है, अनेक प्रकार के संसाधनों से उन्हें युक्त किया जा रहा है और उन्हें पैसा दिया जा रहा है। अर्थात इस प्रकार के प्रलोभन में पड़ने की आवश्यकता नहीं। हम अपने मन के अनुसार उस पार्टी को वोट देते हैं और वो लोकतंत्र में अपने सरकार को बना करके जनता की सेवा करती है। इस प्रकार से हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। भैया बहनों, कहानी की शुरुआत एक कांता लड़की से है जो वोट देने की लाइन में खड़ी है और वह पुनः पुनः विभिन्न लोगों की ओर देखती है और जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं, कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी इस प्रकार से वो देखती है कि ये लोग किस प्रकार से लाइन में खड़े होकर और क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप पिछले हम देखते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों ये बताया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जात कुछ भी हो, वो एक साथ वोट में हकदार है। जैसे हम लोगों ने चित्र में देखा कि विभिन्न प्रकार के लोग कैसे लाइन में खड़े हैं, वो किस गरीब परिवार के हैं या अमीर परिवार के हैं, अच्छे जात के हैं या नीच जात के हैं, ऐसा उसमें कोई नहीं। जो हमारे 18 वर्ष का उम्र स्त्री या पुरुष पूरा कर चुके हैं, वे हमारे लोकतंत्र में अपने मत देने के अधिकारी हैं। इस प्रकार से इसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। आप कोई पूछे कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या है तो आप लोग इसको बताएंगे। इस तरीका से हम देखते हैं कि भारत में समान प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु में ही हो जाती है। इस प्रकार से हम भैया बहनों जाति व्यवस्था और जाति का आकलन हम भैया बहनों से छिपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं हम किस जात के हैं, हम कैसे हैं, हम कितना धनी हैं, कितना अमीर हमारा गार्जियन है, ये सब हम जानते हैं। अब देखते हैं समाज में कैसे इसका प्रकटीकरण होता है। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन में वो लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर बैठना उन्हें पड़ता था और वे कैसे कैसे समाज में प्रताड़ित होकर के आज सर्विस सेवा में लगे हैं। इस प्रकार से वो देखते हैं कि उन्हें कैसे प्रधानाचार्य अलग बैठाते थे और कैसे कैसे उन्हें विभिन्न प्रकार के कामों में न आने के लिए उन्हें कैसे मना किया जाता था। इस प्रकार से उनका आकलन प्रारंभ से समाज के प्रति कैसा रहा और कैसे उनकी भावनाएं रही,
ये उनकी आत्मकथा कहानी में दिया गया है। जैसा कि वो कहते हैं कि मुझे ये स्कूल में एक प्रकार से झाड़ू लगाने के लिए और अलग बैठने के लिए इत्यादि मुझे करना पड़ता था। दूसरी कहानी में ऐसी घटना आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहले मकान देखने गए। अंसारी दंपत को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगीं कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती। इस प्रकार से भैया बहनों, हम ये देखते हैं कि जात ही नहीं, कौन कैसे रहने वाला है। कोई अधिक धार्मिक है तो अधार्मिक व्यक्ति जैसे उनका रहन सहन ठीक नहीं है, मांसाहार करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मकान किराए पर नहीं मिल सकता। उन्हें के साथ भेदभाव होता है। इस तरह से उनके साथ भेदभाव करने के बाद उन्हें मकान नहीं मिल सका और वो अपने उनके महिमा पर, उनके गरिमा पर ठेस पहुंचा। इस प्रकार से ऐसा हम देखते हैं। दूसरा हेडिंग, मानवीय गरिमा का मूल्य। आप देख रहे हैं, मानवीय गरिमा का मूल्य यानी मानव का, जो हम मानवों का जो गरिमा है, जो हमारी जो आस्था है, जो हमारा मंतव्य है, इस पर ठेस कैसे पहुंचता है, यह बात इसमें बताया गया है। जैसे भैया बहनों, हम लोग ये जो प्रार्थना वंदना करते हैं उसमें लिखा हुआ है, साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे। अर्थात गरिमा क्या है? स्वाभिमान तो है। आप स्वाभिमान बेचकर काम नहीं कर सकते। आपको कोई काम करने का इच्छा नहीं है, आपको ये जबरदस्ती कोई काम कराया जाए तो आपकी गरिमा पर ठेस पहुंचता है। इसलिए समाज में कभी कभी ऐसा भी काम होता है जो व्यक्त करना नहीं चाहता। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ये तो बात सही है कि हम कक्षा के भैया बहने हैं, कक्षा में हम केवल पढ़ने आते हैं। हम कौन भैया बहने कितना धनी है, कैसे परिवार से आता है, किस जात का है, या इसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता। लेकिन जो भैया बहने इसका ध्यान रखते हैं वो वास्तव में असमानता का वो ध्यान देते हैं। उन्हें ऐसा भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम कक्षा में सभी एक समान हैं, समान बंधु हैं। वो चीज़ इस हेडिंग के अंतर्गत ऐसा दिखाया गया है। यदि किसी भैया बहन को इस प्रकार से हम कहते हैं क्लास में, तो उन्हें उनकी गरिमा पर कैसा ठेस पहुंचता है, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हम किसी के महिमा पर, किसी के गरिमा पर हम प्रहार न करें। भारतीय लोकतंत्र में समानता, हमारे भारतीय लोकतंत्र में क्या समानता है हम देखें। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समानता मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जात, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई, यह खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम समान होने का एक प्रारूप तैयार करते हैं। अर्थात हम समान रूप से अपने आप को कैसे समाज में रख सकते हैं और यह असमानता है तो कैसे समानता ला सकते हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। भैया बहनों, सरकार ने कुछ वर्षों से एक ऐसा प्रारूप
तैयार की है कि छोटे क्लासों में, हर जनपदों में, हर प्राइमरी स्कूलों में एक मध्याह्न का भोजन बच्चों को दिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि उनकी उपस्थिति स्कूल में बहुत कम हो रही थी, लेकिन जब से ये भोजन उनको दिया जा रहा है तब से यह आकलन किया गया कि उनकी संख्या बढ़ी और उनके पठन पाठन में उत्तरोत्तर विकास हुआ। उन्हें कपड़ा भी दिया जाने लगा, फिर इसके बाद तरह तरह के उनके सुविधाओं से लैस किया जाने लगा। इस प्रकार से यह व्यवस्था लोकतंत्र के द्वारा, सरकारी तंत्र के लोगों के द्वारा यह व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो इसमें ये बताया गया, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में भी स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है। भैया बहनों, ये मुझे हम सबको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा मध्याह्न का भोजन और जो सुख सुविधा उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी लेखक की बात की ओर इंगित करता है कि कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जो इनमें न पढ़ करके उनके घर के जो बच्चे हैं अलग पढ़ते हैं। तो क्या ये समानता हुआ? अर्थात नहीं। तो ये एक प्रयास किया गया कि हम असमान लोगों को समानता की ओर कैसे ढालेंगे। इस प्रकार से अभी समाज में इसकी देखरेख बहुत अधिक की जा रही है। जैसे अम्बेडकर अपने आत्मकथा में आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपने आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाकर, दांव लगा करके और जीवित रहना अशोभनीय है। ठीक जो हम लोगों ने पहले पढ़ा उसी बात को इंगित करना चाहते हैं। इस तरीका से अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे, अन्य लोकतंत्र से मतलब है कि हमारे विदेशों से वहाँ किस प्रकार के असमानता का दृष्टिकोण है और कैसे लोगों में हम असमानता के भाव देखते हैं। आप देखते हैं कि संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। आप देखते हैं कि जो अंग्रेज जब बस में चलते थे तो अपने भारत में भी ऐसा था, तब यहाँ के लोग डर करके और वे उस सीट से उठ जाते थे। इस प्रकार से अंग्रेजों का बड़ा वर्चस्व था और वे बहुत ही अधिक अपने मंतव्यों का प्रयोग करके और भारत पर अधिकार जमाए रहे और उनका शासन प्रशासन रहा। तो भैया बहनों, ये कहानी भी हम लोग इसके द्वारा सुन रहे हैं जो अभी तक जानते न होंगे। इसके बाद हम देखते हैं नागरिक अधिकार आंदोलन। ये नागरिक अधिकार आंदोलन क्या है? तो इस प्रकार से एक गोरे व्यक्ति जो अंग्रेज होता है वे इस प्रकार के उस दिन उनके इनकार से, अर्थात जो बैठने की जो विचार था उसमें अपने रोज पार्क्स, एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी, 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। अब देखो, जब उसने ऐसा कोई व्यक्ति हुआ, जब उसने मना कर दी तो क्या हुआ? उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों ने के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। वो अफ्रीका की महिला थी और गोरों से ऐसे व्यवहार की। इस प्रकार से इस व्यवहार में जो असमानता दिखाई पड़ा, वह असमानता क्या बन गया? जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इस प्रकार से उसमें देखा गया कि वे अंग्रेज जो हमारे अफ्रीकन लोग हैं उन पर कैसे
दबदबा अधिकार जमाते थे, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से बहुत ऊंचा है। इस प्रकार से भैया बहनों ये इसमें असमानता का एक दृष्टिकोण दिया गया है। इस प्रकार से आइए हम देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर अपना काम जैसे दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग और के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा। इसका मतलब ये भैया बहनों है कि हमारे समाज में जो असमानता था, जो नीच वर्ग के लोगों को कुओं पर, मंदिरों में, धार्मिक स्थानों पर, पोखरों पर या ऐसे समाज में उन्हें जाने से मना था, उन्हें रोका जाता था, उनके साथ जो भेदभाव हुआ करता था, अब वो ऐसा लोकतंत्र के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा उन्हें मना किया गया है कि ऐसे उनके साथ कोई जात के लोग भेदभाव नहीं करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तो उनके साथ अधिनियम का दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इस प्रकार से हम लोग भैया बहनों इस अध्याय में समानता के अधिकार में हम लोग एक प्रकार से ये एक अच्छे विचारों को देने वाला एक ज्ञान प्राप्त किए। अंत में लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। अर्थात हम लोगों ने जो अब इस सारांश रूप में बताया गया, ठीक वही चीज अभी इसमें हमको उल्लिखित करता है कि हम मनुष्यों को किस प्रकार से असमान व्यवस्था और असमान ढांचे में हमारा समाज निहारता था, देखता था, वो अब ऐसा उन्हें करने से रोका जा रहा है और इस प्रकार से भारत में बहुत कुछ समानता के रूप में पाया जाने लगा है। इस प्रकार से हम भैया बहनों अपने जीवन में एक अच्छी विचार लेकर के और अपने एक गरिमामयी अपने जीवन को एक और उद्देश्यपूर्ण बना करके और प्रयास युक्त होकर के और पढ़ने का हम चेष्टा करेंगे। इस प्रकार से ये पाठ संपन्न होता है। हम इस पाठ को ठीक से पढ़ेंगे और पढ़ करके और जो आपको गृहकार्य इसमें दिया गया है, इसमें उस गृहकार्य को आप लोग करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर का प्रश्न हल भी आपको दिया जाएगा। क्लास 7 सोशल साइंस बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ अध्याय 1 समानता होमवर्क। समानता के बारे में 4 वाक्य लिखें। भैया बहनों इसमें से बहुत से समानता के बारे में बताया गया है, उनके बारे में 4 वाक्य आपको लिखना है। दूसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? अभी जो बताया गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? जो किसी कास्ट के हों, अमीर गरीब कुछ भी हो,
जो 18 वर्ष की उम्र पूरा करते हैं उन्हें सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। गरिमा शब्द से क्या आशय है, अपने शब्दों में लिखिए। चौथा, संविधान किसे कहते हैं। पांचवा, नागरिक, अब देखो, नागरिक अधिकार आंदोलन किसे कहते हैं। अब देखो, नागरिक अधिकार आंदोलन किसे कहते हैं, इसको हम लोग प्रश्न को ढूंढ करके लिखेंगे और इसका उत्तर लिखने के बाद हम इसको याद भी करेंगे और प्रश्न जो लिखवाया जा रहा है इसको भी याद करेंगे। इस प्रकार से ये पाठ संपन्न होता है। आप सभी को बहुत धन्यवाद।